आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। हर सच्ची खबर के लिए जुड़े रहिए SDM न्यूज़ से। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। आज मेरे साथ मौजूद हैं औरंगाबाद की जानी मानी सियासी शख्सियत और औरंगाबाद के साबिक डिप्टी मेयर आले जनाब तकी हसन खान साहब। आज हमारा मुलाकात का मकसद ये है कि आज मुसलमानों के अंदर सियासी शऊर कम पाया जाता है और उसी बेदारी को पैदा करने की गर्ज से ये इंटरव्यू लिया जा रहा है। तकी साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है SDM न्यूज़ चैनल में। और मेरा पहला सवाल ये है कि आज पूरे मुल्क में और बतौर ख़ास महाराष्ट्र में एक ऐसी लहर देखी जा रही है कि मुसलमानों को अपनी एक मुस्लिम नाम की पार्टी के साथ चलने की ज़रूरत है या फिर सेकुलर जमातों के साथ चलने की ज़रूरत है। मुसलमान अपनी शिनाख्त को बरकरार रखते हुए सेकुलर पार्टियों के साथ चलें तो बेहतर है। ये आज़ादी के बाद जब मुल्क आज़ाद हुआ तो मुस्लिम लीग कायम हुई। कायम होने के बाद उसके सदर बने मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब, और जब वो मुस्लिम लीग के सदर बने और पहला पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ तो मद्रास से मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब ने अपना पर्चा दाखिल किया। तो पंडित नेहरू ने उनसे मुलाकात की और कहा कि मौलाना, पाकिस्तान बन चुका, अब यहाँ पे मुसलमानों की किसी जमात की ज़रूरत क्या है। तो मौलाना मोहम्मद इस्माइल मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू, माना कि पाकिस्तान बन गया, लेकिन यहाँ पर भी मुसलमान अभी बाकी है और मुसलमान अपनी शनाख्त को बरकरार रखते हुए आपके साथ चलने को तैयार हैं। मुस्लिम लीग अपनी शनाख्त को बरकरार रखेगी और वक्तन फ़ौक्तन ज़रूरत के मुताबिक आपसे अलाइंस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये मुट्ठी भर मुसलमान क्या कर लेंगे। तो बोले, हाँ पंडित नेहरू, यूं समझो कि ये मुट्ठी भर मुसलमान, यानी यूं समझ लो कि मुट्ठी भर शक्कर, अगर आपका मुंह कड़वा हो जाए, जरूरत पड़े आपको, तो 2 दाने शक्कर के आपके मुंह में डाल दूंगा तो आपका भी मुंह मीठा हो जाएगा, शक्कर भी बाकी रहेगी। ये सोचकर मैं शक्कर को समंदर में डाल दूं, दरिया में फेंक दूं, तो ना शक्कर बाकी बचेगी ना दरिया का पानी मीठा होगा। तो हम मुसलमानों की एक सियासी जमात होनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर अपने मसाइल को सामने रखते हुए किसी सेकुलर जमात से इत्तेहाद के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और हुआ, वो इलेक्शन लड़े, जीत गए। उसके बाद ये मामला चलता रहा। मद्रास में MP आए, आज भी मद्रास से मुस्लिम लीग का MP है, केरला से 2 MP हैं और 22 MLA केरला में हैं कांग्रेस से अलायंस के साथ। और वही वजह है कि पिछली UPA गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग का एक नुमाइंदा अहमद सेंट्रल मिनिस्टर भी रहे, फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत से रहे। तो मुसलमान अपनी जमात बनाकर अपनी शिनाख्त को बरकरार रखते हुए सेकुलर पार्टियों से इत्तेहाद करें तो चलेगा। हम ये चाहेंगे, अगर ये हम ये समझेंगे कि हम अपनी जमात बनाएंगे और कामयाब हो जाएंगे, ये आज के दौर में नामुमकिन है। तकी साहब, मेरा एक सवाल है कि हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की कई रियासतों में सेकुलरिज्म जो ताकतें हैं और जो हुकूमतें हैं वो दम तोड़ रही हैं और उसकी जगह पर BJP या फ़िरका परस्त जैसी जो आलाकार जमातें हैं ये परवान चढ़ रही है, इख्तिदार में आ रही है। क्या वाकई कांग्रेस का खात्मा हो रहा है या कांग्रेस ख़त्म हो रही है? या बिल्कुल सच। BJP के इशारे पर RSS के जेरे साया कुछ जमातें, कुछ एक नहीं कई हैं वो, जैसे UP का इलेक्शन हुआ 7-7, 8-8 मुस्लिम जमातें, बिहार का इलेक्शन हुआ एक ही MIM थोड़ी थी, डॉक्टर अयूब की एक इंसाफ पार्टी, फला पार्टी मुसलमानों की, ये सब एक जमगट्टा जमा होता हुआ और उन्होंने वोटों को तकसीम किया और उसका अंजाम यह हुआ कि मुसलमान और बिहार हार गया। हो सकता हुए जरूर है
एमआईएम के 5 एमएलए जीते, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान जो निगाहें लगाए बैठा था कि बीजेपी का खात्मा होगा और वहां से तेजस्वी यादव जैसी ताकतें नौजवान उभरेंगी, वो नाकाम हो गई। मैं तमाम से ये सवाल करता हूं, आपसे भी ये सवाल है कि अपने दिल पर हाथ रखो और बताओ, बहसियत मुसलमान बताओ कि बिहार के इलेक्शन के रिजल्ट के दिन आपको एमआईएम की 5 सीटों की कामयाबी की खुशी थी या सेकुलरिज्म की मौत की का गम? हमको दुख हुआ, तमाम की आंखें नम रही, खास तौर पर मुसलमानों की, कि बिहार में जो कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ। बिहार में एमआईएम की 5 सीटें आ गईं, घर तोड़कर घरौंदा बना देना ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। वहां घर टूटा, घरौंदा बना, 5 एमएलए आए, पहले 24 थे, अब 18 हुए, पहले 5 मिनिस्टर थे। आज बरसर इख्तिदार पार्टियों के ग्रुप में, उनके इत्तेहाद में एक भी मुसलमान नहीं है और वजारत मुसलमानों के हक में नहीं आ सकी, मुसलमान नाकाम हो गया। तकी साहब, हिंदुस्तान के कई मशहूर मारूफ अखबार जिसमें इनकलाब पेपर है, बिल्ड्स है, दावत है, मैं भी एक सहाफ़ी हूँ, मैंने कई कलम निगार का मैंने पढ़ा हूँ, उनके तफसीर को पढ़ा हूँ। कहीं ना कहीं निचोड़ ये निकल के आया है कि कहीं ना कहीं सेकुलर जमातों ने भी मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की और इसका रिजल्ट ये आया है। क्या आप इसको सही मानते हैं? इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बाबरी मस्जिद की शहादत में क्या नरसिम्हा राव शामिल नहीं था? कांग्रेस की गलतियों की वजह से, यानी कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर की गलती की वजह से बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई। लेकिन दूसरी तरफ देखो कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद कांग्रेस के कद्दावर लीडर, वो सिंधिया हो, पायलट हो, सुनील दत्त हो, दिग्विजय सिंह हो और दूसरे लोग, सबने अपनी मेंबरशिप से और विजारत से इस्तीफा दे दिया। तो उनकी गलतियां भी थीं और उनका एहसान भी रहा। कुछ लोगों ने गलतियां की, कुछ लोगों ने रिजाइन करके आपका मुसलमानों का साथ दिया। बाबरी मस्जिद की शहादत पर 4 आंसू उन्होंने भी बहाए, लेकिन गलती वजीर आजम की रही, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तकी साहब, मैंने कई यहाँ के दानिशरों से, सियासी लोगों से मैंने रब्ता कायम किया, उनसे कहा कि मैं तकी साहब का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, तो उनकी तरफ से कुछ सवाल आए थे, मैं उनको सवाल में दोहराना चाहता हूँ कि कुछ लोगों का कहना था कि राष्ट्रवादी का पार्टी और कांग्रेस और शिवसेना ये कहीं ना कहीं आपस में मिले हुए हैं, एक ही जैसे फ़िरका परस्ती की सोच है और ये वजह है कि ये इत्तेहाद के साथ इनकी हुकूमत चल रही है। क्या ये बात सही है? ये जो हुकूमत है कि वक्त का अहम तरीन तकाजा था जो पूरा हुआ। शिवसेना, कल की शिवसेना और आज की शिवसेना, बहुत बड़ा फर्क है। 2 चीजें मैं बतलाऊंगा कि जो ये पालघर का वाकया हुआ, 2 साधुओं को जो मार डाला गया, उसको टर्न करने की कोशिश की गई मुसलमानों की तरफ। अब मैं साफ तौर पे कहूंगा कि उद्धव सरकार ने पूरी ताकत लगाकर उसको रोका, और वरना महाराष्ट्र में फसादात हो सकते थे। सीएए के वक्त हमें डर था, जैसे यूपी में हुआ, सैकड़ों लोग गिरफ्तार हो गए, औरतें गिरफ्तार हो गईं, कई जगह ऐसे ही हुआ जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट थी वहां तमाशे हो गए। लेकिन महाराष्ट्र पुरसुकून रहा। हमारा नौजवान, हमारी खवातीन, हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे हर शहर में एक शाहीन बाग सजाए बैठे रहे। आपका किसी ने कोई कुछ नहीं बिगाड़ा, वो आपके साथ रहे। तो उम्मीद की जा सकती है कि ये हमारे साथ रहेंगे और हमारे मुतालेबात को पूरा करेंगे। हम उम्मीद रखते हैं। कांग्रेस है, लाजमी बात है कि कई जख्म खाए हुए हैं, तो अकल का आना जरूरी था, आ चुकी। एनसीपी है, मेहनत कर रहे हैं ये लोग। शिवसेना से उम्मीद नहीं की जा सकती थी, लेकिन शिवसेना भी, अब देखो ना, गवर्नर खत लिखता है उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर को
कि तुम्हारे सेकुलरिज्म, तुम्हारी हिंदुत्ववाद को क्या हुआ। यानी वो शय दे रहा है गवर्नर, शर्म नहीं आती उसको, शय दे रहा है चीफ मिनिस्टर को कि तुम फिरका परस्ती की तरफ रागिब हो जाओ, तुम पलट जाओ फिरका परस्ती की तरफ, सेकुलरिज्म के तरफ से मुंह फेरो और फिरका परस्ती की तरफ लौट जाओ। तो ये बातें समझने की हैं, लेकिन हालात को सामने रखते हुए मसलहतन, मजबूरन नहीं है, मुसलमान मजबूर कभी नहीं होता, मसलहतन आपको इन सेकुलर ताकतों के साथ चलने की इस वक्त सख्त जरूरत है। और इमाम जैसे लोग भी जुड़ जाएं इन लोगों के साथ, दो अलग बैठेंगे काम नहीं बनेगा। अब अपोजिशन होती है, एक असेंबली हो, कॉरपोरेशन हो, पार्लियामेंट में हो, एक बरसरे इख्तिदार ग्रुप, एक अपोजिशन ग्रुप, एक सत्ताधारी और एक अपोजिशन ग्रुप। अब यहां पर महाराष्ट्र में भी दो ग्रुप होने चाहिए, एक सत्ताधारी और दूसरा विरोधी पक्ष। विरोधी पक्ष में सत्ताधारी में कांग्रेस है, एनसीपी है, छोटी छोटी जमातें हैं, समाजवादी है, फला है, सब एक जगह आ गई। बीजेपी एक तरफ है। अब फैसला आपको करना है, इसका नतीजे की तरफ आपको जाना है। इमाम इधर है क्या उधर है? अपोजिशन में है तो बीजेपी के साथ है। अरे तुमको किसने रोका था? इख्तिदार के साथ जाने से किसने रोका था? समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी गए साथ में, एनसीपी के तमाम लोग गए, शिवसेना के लोग गए, बड़ी बुराई को रोकने के लिए सब जमा हुए। एमआईएम को किसने रोका? कहा जाता है कि एमआईएम किसी से अलायंस, एमआईएम से कोई पार्टी अलायंस नहीं करती है। अरे क्या जरूरत थी? दो मेंबर हैं, दोनों बरसरे इख्तिदार ग्रुप में चले जाते। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि ये बीजेपी को नाराज नहीं करना चाहते। ये खुली हकीकत है। क्या वजह है आखिर? सब एक तरफ हो गए, दो ग्रुप में बट गया पूरा असेंबली, एक बरसरे इख्तिदार, एक अपोजिशन। बरसरे इख्तिदार में तमाम पार्टियां छोटी बड़ी सब आ गई और बीजेपी और एमआईएम एक तरफ अपोजिशन में। इससे भला इनकार कौन करे? ये तो खुली हकीकत है ना, ये खुला सामने नजर आ रहा है कि आप हैं किधर? आप बीजेपी के साथ हैं, आप बरसरे इख्तिदार के साथ तो हैं नहीं, तमाम पार्टियां हैं, आप नहीं हैं, फिर आप कहां हैं? तो खुद गौर कर लीजिए कहां हैं। आप बीजेपी के साथ हैं। ताकि साहब, मगर मैंने कई और सियासी लोगों से बातचीत की, उनका कहना था कि अवैसी साहब जो मुसलमानों की मजलूमियत पे जो सवाल उठाते हैं, जो नाइंसाफ़ी के ऊपर जो सवाल उठाते हैं, कहीं ना कहीं वो भी तो सच्चाई है। क्या इसके ऊपर सेकुलर पार्टी को नोटिस नहीं लेना चाहिए? अब आएंगे हम 3-4 मसाइल पर पार्लियामेंट में। तलाक़ सलासा, तलाक़ सलासा पे तकारीर चलती रही, खिलाफ में कांग्रेस के लोग उठे और तलाक़ सलासा में कांग्रेस ने अपनी ख़वातीन मेंबर पार्लियामेंट को आगे किया और हिंदुओं को आगे किया। मुसलमानों के शरई कवानीन को बचाने के लिए हिंदुओं को आगे किया, मुसलमान भी साथ रहे। लेकिन अब आप उठाएं, मैंने कल भी वो बात कही कि जरा देखो पार्लियामेंट की तकारीर। नंबर 1, बिहार ही की मेंबर पार्लियामेंट रंजीता रंजन, जो पार्लियामेंट में कहती है आपको मैं चाहूं तो आपको दूं और आप इसमें ऐड कर दीजिए, वो तकारीर हैं। उसका एक कहना था कि जो कुछ हो रहा है ये गलत है, तलाक़ सलासा सेकुलरिज्म पे वार है, पर्सनल लॉ पे वार है, दस्तूर की दफा 21 और 20 पे 19 पे वार है। फिर वो कहती है कि मैं शुक्रिया अदा करती हूं कि आपने ये 3 तलाक का बिल पार्लियामेंट में पेश किया, उससे मेरा बहुत बड़ा फायदा हुआ कि मैंने इस बहाने कुरान को खोला और कुरान को पढ़ा मैंने, तो मेरी समझ में आई कि कितना बेहतर दस्तूर है। मेरा तो यह कहना है कि कुरान के इस कानून को इस पार्लियामेंट में
लागू कर दिया जाए, ये बेहतर है। ये क्या तमाशा है, एक तकरीर ये एनसीपी की सुप्रिया सुड़े मेरे पास है, अगर आप चाहें तो उसको उसके वीडियो को आप वायरल कर सकते हैं। बेहतरीन तकरीर, सलीम अहमद बंगाल के, बेहतरीन तकरीर, ममता बनर्जी के पार्टी के बेहतरीन तकरीर, राज्यसभा में इनका तो अता पता है, था नहीं, एमानी थी, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, अपने ये गुलाम नबी आजाद, बेमिसाल तकरीरें इनकी, एक एक हवाले के साथ, दस्तूर और कुरान के हवाले के साथ तकरीरें इन्होंने की। सबके आखिर में किसी की तकरीर हुई तो वो है असदुद्दीन अवैसी, सबसे आखिर में वो, और ये बदरुद्दीन अजमल। इसलिए कि जिनके मेंबर कम हैं वो बाद में तकरीर करते हैं, जो बड़ी तादाद है वो टाइमिंग होती है, टाइमिंग को तकसीम कर देते हैं, तो 2-4 जाते हैं कांग्रेस को, उसके बाद एनसीपी को, उसके बाद जो दूसरी समाजवादी पार्टी उनके मेंबर्स डट कर खड़े रहे। तो ये सब होते हुए आखिर में इनका नंबर आया और इन्होंने उस बिल को फाड़कर फेंका। इनके पास, इनकी पार्लियामेंट में तकरीर के लिए इनके पास वक्त है सिर्फ 2.5 मिनट। अब 2.5 मिनट की तकरीर को 1 लाख वीडियो में डाल दिया जाए अलग अलग, समझो कि बहुत कुछ हुआ, कुछ भी नहीं। सबने मिलजुल कर किया, असदुद्दीन अवैसी ने भी किया, इनकार नहीं, लेकिन जो सेकुलर जमातों ने जो अपनी तरफ से अपने ख्यालात का इजहार किया, आज का दौर है, ये जो कुछ लोग सुन रहे हों, ये इंटरनेट का दौर है, गूगल पर जाओ और वो तकरीर को सुनो और बाद में फिर हमसे बहस करो। सीएए पे यही हुआ, 370 पे यही हुआ। तमाम हिंदू सेकुलर जमातों के, हम उनके शुक्रगुजार हैं। मुसलमानों ने मुसलमानों के लिए किया, मैंने मेरे जख्म पे मरहम लगाया, तो क्या मैं मेरा शुक्रिया अदा कर लूं? मैं तो उनका शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मेरे जख्म पे मरहम लगाया। हिंदू उठकर खड़े हुए, उनका शुक्रिया अदा ना करना, यह नादानी है दर्जनों की तादाद में। अरे गूगल मरा नहीं, इंटरनेट ने दम नहीं तोड़ा। जिस किसी को जवाब पूछना है, ये फाड़ दिया वो फाड़ दिया, तो गूगल पर जाओ और देखो। मेरी बात मत मानो, मेरी बात कतई मानने की जरूरत नहीं है। मैं ये समझो कि मैं झूठ बोल रहा हूं, सच तलाश करना है तो गूगल पर जाओ, अगर नहीं है तो मेरा नंबर भी है, मालूम करो, मैं आपके पास एक एक तकरीर भेजूंगा। पूरा है गूगल पर, कंप्लीट। और मैंने बड़े गौर से सुना उसको और दिल में मैंने सोचा कि अल्लाह तेरा शुक्र कि पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। उन्होंने हमारा साथ दिया, हमको शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर हमने शुक्रिया ना अदा किया और गाली दी उनको, तो हमसे बड़ा नाशुक्रा कोई और नहीं। हम उनको बुरा भला कहें जो वक्त पर सीना ताने खड़े रहे मुसलमानों की तरफ से। उनको डर था कि हिंदू वोटर्स उनके खिलाफ ना हो जाएं, लेकिन इसके बावजूद वो खड़े रहे। क्या वो शुक्रिया के मुस्तहिक नहीं है? आपने किया, आपका शुक्रिया क्यों? आपका जख्म था, आपने मरहम लगाया, फिर भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। क्या भाई साहब, आपका भी शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। और उनका शुक्रिया जो हमारे न होते हुए उन्होंने एड़ी छोटी का जोर लगाया बिल को रोकने के लिए, वोटिंग की, सारे तमाशे किए, आखिर में हम हार गए। आने वाला कल कहीं और कुछ बातें ना लेकर आए। अभी ये मुनव्वर राना, उनका ये कहना है, अभी अभी आया, वो भी आपके पास भी है, डाल दीजिए उसको, मेहरबानी होगी। उनका ये कहना है कि तुमने यूपी में तमाशा किया, तुमने बिहार में, वो कहते हैं कि एमआईएम जीत गई, बिहार हार गया। उनका एक कहना है कि बंगाल जाएंगे, बंगाल जाने के बाद फिर वहां पर फिरका परस्ती फैलाएंगे और बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी।
तो खौफ है इस बात का कि कहीं उसके बाद इस मुल्क को हिंदू राज डिक्लेयर ना कर दिया जाए। इसलिए कि पार्लियामेंट में भी उनके पास कल क्या होने वाला है पता नहीं। आज पार्लियामेंट में उनका तादाद है, यानी लोकसभा में भी है, राज्यसभा में भी है। हो सकता है दोनों जगह से वो हिंदू राष्ट्र का ऐलान कर दें। फिर हम क्या करेंगे? हमको एक ऐसी लड़ाई लड़नी होगी, एक खून और आग के दरिया से गुजरना होगा। गुजर रहे हैं हम। 370 गया कश्मीर का, उसके बदल में क्या हुआ? आतंकवाद के नाम पर गोली चलती थी और आतंकवादी गोली मार दी जाती थी। किसी घर में है तो घर को घेरा जाता था, आतंकवादी है या नहीं पता नहीं, बाहर निकाला जाता और गोली मार दी जाती थी। आज गोली नहीं मारी जाती। शक है कि इस इमारत में है, किसकी इमारत में है कोई लेना देना नहीं, उसको ग्रेनेड से उड़ा दिया जाता है। अभी परसों कई ट्रक में बोले आतंकवादी हैं, पता नहीं कौन थे, हमाल थे और क्या क्या था उसमें, चावल के ट्रक थे। उन तमाम ट्रक्स को बमों से उड़ा दिया गया। इनका कहना है बहुत से लोगों का कि मुसलमान जहां हैं, ज्यादा मुसलमान जहां हैं वहां से मुसलमानों को अपनी ताकत आजमानी चाहिए। हम अपने बालों पर फैलाएंगे। अवैसी साहब, कश्मीर में इलेक्शन की कार्रवाई शुरू हो चुकी। आपका क्या इरादा है? बंगाल से पहले तो कश्मीर में इलेक्शन है। आप अपने आप को शेर कहते हैं ना, कश्मीर में जाकर शेर की धार जरा हमको सुना दो, आपका शुक्रिया रहेगा। नहीं, इसलिए नहीं कि बीजेपी नहीं चाहती कि आप वहां से लड़ें, चाहती है कि आप बंगाल से लड़ें, बंगाल में लड़ें, वहां पे बीजेपी जीते और आपके जरिए हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दिया जाए और हिंदुस्तान की सबसे कीमती चीज, हिंदुस्तान का दस्तूर, उसका कॉन्स्टिट्यूशन आपके हाथ से छीन लिया जाए। इससे ज्यादा और क्या बोलेंगे? साहब, मेरा एक सवाल है कि हमने देखा है कि पार्लियामेंट के अंदर अवैसी साहब जो है तो हमेशा संविधान के अंदर रहते हुए और संविधान का बहुत एहतराम करते हुए ही बात करते हैं। तो समझ में नहीं आता कि फिर ये सवाल कहाँ, ये इन पे इस्लाम कहाँ तक सही है कि वो मतलब संविधान को ख़त्म करने के राह पे है या हिंदू राष्ट्र की राह पे है? ये बात ज़रा समझ में नहीं आ रही। पार्लियामेंट में 1/2 की मेजोरिटी है और 2/3 मेजोरिटी संविधान को बदलने के लिए काफी है, वो कर सकते हैं। अवैसी साहब दस्तूर के अंदर रह के बात करते हैं। पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर दस्तूर से हटकर गुफ्तगू नहीं कर सकता। वो सबको दस्तूर के दायरे में रह के बात करना है और दस्तूर को मानना हिंदुस्तानी का फर्ज है। दस्तूर के मुताबिक जिंदगी गुजारना हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है। ये खाली दस्तूर के नाम पर चिल्ला कर बोलने की जरूरत नहीं है। दस्तूर के दायरे में रहकर ही बात होगी ना, दस्तूर से हटकर बात होगी कैसे? एक तमाशा, दस्तूर में हमने कहा अरे दस्तूर क्या? अरे आप तो, मेरे को कभी कभी तो ऐसे लगता है कि वो जिस वक्त क्या रहता, ओथ लेने के लिए अवैसी साहब जा रहे हैं, सब जा रहे, यूं करते हुए, कुछ तो भी तमाशा करते हुए गए तो लोगों ने कुछ आवाज नहीं उठाए, है ना, तो बात करें। अरे आपको कुछ तो एहसास होना चाहिए, क्या बात हुई है? जैसे मैंने उसमें भी देखा, आजम खान को लेते हुए वौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से शुरू होते हैं, हाँ, और दस्तूर के मुताबिक अपना हलफ लेते हैं और ये हलफ लेते हैं तो ये पहले जय भीम फिर जय मीम। क्या बात हुई? मुसलमान कहने में शर्म क्यों महसूस हो रही? दस्तूर का नाम लेने में क्यों शर्म महसूस हो रही? जय भीम जय मीम यानी दलितों को समेटकर वो भी गारत और मुसलमान भी गारत। मीम क्यों? मुसलमान बोलने में क्यों शर्म महसूस हो रही? मीम क्यों? मुसलमानों का भी शॉर्ट फॉर्म हो गया। अच्छा साहब, मेरा ये आखिरी सवाल है आपसे। मेरा एक सवाल ये है कि गुज़िश्ता ये 7-8 सालों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे और कई सोशल मीडिया के ज़राए से
ऐसा महसूस हो रहा है कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में नफरतों में इजाफा हो रहा है, दूरियां पैदा हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं आप? इसकी सबसे बड़ी वजह फिरका परस्ती है। और फिरका परस्ती अगर हिंदुओं की तरफ से होती हो तो बात अलग है। हिंदुओं की तरफ से फिरका परस्ती, मुसलमानों ने भी फिरका परस्ती शुरू की, तो दोनों के टकराव ने ऐसे फासले बना दिए कि इसके कोई इंतहा नहीं, दूर दूर होते चले गए। मुसलमानों को जरूरत है आज सेकुलर जहन रखने वाले हिंदुओं से दोस्ती करने की। आप आर्टिकल्स उठाकर देखो, आप बयानात देखो, तकारीर सुनो, आप देखो, और ये आकर बीजेपी को बुरा भला, आरएसएस को बुरा भला, भागवत कैसा, फला फला फला, उसके अलावा कुछ नहीं। अंदर से मिले हुए हैं लेकिन ये कुछ नहीं। रविश कुमार का एक कहना, एक टीवी पे आपने देखा होगा, रविश कुमार कहते हैं एनडीटीवी पर कि मुसलमानों का मेरा मशवरा है कि मुसलमान अब आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ बोलना बंद कर दें। जिस दिन मुसलमान ने आरएसएस बीजेपी के खिलाफ बोलना बंद किया, अमल करो, साथ रहो, बकवास बंद करो। जिस दिन आपने इनके खिलाफ बोलना बंद किया, आरएसएस और बीजेपी अपनी मौत खुद मर जाएगी। लेकिन यहां तो खड़े रहे स्टेज पर, नूरा कुश्ती उठाकर आरएसएस के खिलाफ क्या 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 आए बाएं शाएं करते चले गए। बीजेपी के खिलाफ इनका कुछ होता नहीं। डॉक्टर कफील कुछ बोले तो जेल की आनी सलाखों के पीछे। वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक लड़का था, बड़े बड़े बाल, शर्जील इमाम, वो था, और इसके अपने छापे ईडी के, जेलों में बंद। क्या वजह? ये मिले हुए हैं। और याद रखें, ये अंजाम इनका भी ठीक नहीं है। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, उमर फारूक चीफ मिनिस्टर रहे, शिवसेना बीजेपी की सपोर्ट पर रहे, सेंट्रल मिनिस्टर रहे, दोनों भी बाप बेटे। महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर रही बीजेपी के साथ, काम निकल गया, 370 खत्म हो गया। आज इंतहाई परेशान है, 8-8 महीने कैद। तो इनको समझ लेना चाहिए कि बीजेपी का जब तक कि इनसे फायदा है, जब तक ये काम लेंगे, जिस दिन ये ओपन हो जाएंगे, मुसलमान समझ लेंगे इनका मकाम उससे बदतर होगा। इससे में कोई दो राय नहीं है। और देखो, कश्मीर को देखो, मुफ्ती महबूबा को देखो, उमर अब्दुल्ला को देखो, उमर फारूक को देखो, सब परेशान हाल हैं। लेकिन आज जब काम निकल गया तो आपकी तबाही के पूरे सामान पैदा कर दिए गए। तो ऐसे लोग जो मिल्लत से बेवफाई कर कर मिल्लत के दुश्मनों का साथ देते हों, वो होशियार हो जाएं, उनका अंजाम कभी भी ठीक नहीं हो सकता। ये थे तकी हसन खान साहब, जिनको एक सियासी वसी तजुर्बा है। हमने इनसे खुलकर बातचीत की, इन्होंने खुलकर हर सवाल का जवाब दिया। अब ये जनता तय करेगी कि इन्होंने जो कहा है वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, क्योंकि हमारे मुल्क में जमहूरियत है और जमहूरी मुल्क में आवाम फैसला करती हैं। अब जो भी फैसला करना है, इनके बयान को लेकर सही या गलत ये आवाम तय करेगी। और यकीनन आने वाले चंद माह बाद जो कॉर्पोरेशन के इंतखाबात होने वाले हैं, उसके इस पर बहुत गहरे असरात मुरत्तब होंगे।